जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गिंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा आज है, तो विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम लोग डेली यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। आज जो देखेंगे हम लोग प्रश्न पत्र, वह देखेंगे 14/3/2021 के जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसी से रिलेटेड भाषा विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये दोस्तों जरूर आप लोग करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो 2021 के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि तुरंत हम लोग का एग्जाम होने वाला है, इसलिए ये जितने सारे प्रश्न होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उसका विस्तार पूर्वक हम लोग जो है प्रश्नों का हल भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न पहला है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, प्रश्न पूछा गया है। तो देखें तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा, भक्ति काल की कवि थी। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, तो मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री थी। अब थोड़ा सा हम लोग मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई जो थी एक भक्ति काल की एक संत मानी जाती है। इनका जो सबसे ज्यादा समर्पित था, जो सबसे ज्यादा लगाव था, वह कृष्ण के प्रति था, क्योंकि भक्ति काल में जो कृष्ण की महिमा को दर्शाया गया है केवल भक्ति से रिलेटेड ही बताया गया है। जब आप लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें भक्ति काल, रीति काल, आदि काल होता है, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे मीराबाई जो है भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है और वे जो थी जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, और कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु भी है भगवान की मृत्यु में समाकर हुई थी। तो ये जो था पूरा आपको बताएं मीराबाई के बारे में, समझ में आप लोग को अच्छे तरीका से आ गया होगा। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा जो प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, यह भी अच्छा सा प्रश्न है। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का जो है ये उपन्यास है। हिंदी साहित्य में हिंदी उपन्यास होता है, नाटक हो गया, आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो खैर हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन को देखना है, अच्छे तरीका से करना है। तो जिंदगी नामा के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं कि जिंदगी नामा मतलब जिंदा रूख। यह हिंदी की विख्यात साहित्यकार कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक क्या है, उपन्यास है। इनको जो है 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, तो कृष्णा सोबती को। ओके, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक इसमें से कौन सी है, अरुण कमल की कविता। तो देखिए तो यहाँ पे विकल्प जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। सबूत जो है ये अरुण कमल की कविता है, ये अरुण कमल की कविता की जो है ये पहली पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए साहित्य जो सम्मानित है यह जिंदगी नामा, ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है, आपको बता दिए हैं। लेकिन अरुण कमल की जो प्रमुख कृतियां हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में देखने को हो सकता है मिल जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी हो जाएगी। तो अपनी केवल धार ये इनकी कृति है, सबूत भी है, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद नए इलाके में, पुतली में, संसार, चारों कविताओं संग्रह, ये चारों कविताओं का संग्रह है। और उनकी एक और कविता है कविता और समय, जो आलोचनात्मक कृति है। तो ये आपको जरूर याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया है। यहाँ पे देखना है कि अलग पहचान का मतलब इसमें से उनके द्वारा कौन सी कहानियों को लिखा गया है। तो सी विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उनकी जो यहाँ पे कहानियां है, सी ऑप्शन में ये बिल्कुल सही है, उसने कहा था। अब थोड़ा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जान लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1992 में हुआ था। प्रश्न देखिए भाषा विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न कभी भी आ सकता है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ये प्रश्न आप लोग को करा दें, क्योंकि प्रश्न आए जो ऐसे तो आप लोग घबराए ना। ओके,
अब गुलेरी जी का बात करें तो गुलेरी जी जो थे उनका कहानी साहित्य और उनकी मात्र जो 3 कहानियां प्रमुख थी वह जो था सुखमय जीवन, इसका प्रकाशन वर्ष 1911 है। बुद्धू का कट्टा 1911 से 15 के मध्य इसको प्रकाशित किया गया था और उसने कहा था 1915 में इसे पोस्ट किया गया था। तो ये तीनों जो कहानियां उनका प्रमाणिक जो है कहानी संसार माना जाता है। किसका माना जाता है? तो गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 जो प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर को पुरस्कार मिला है। मतलब चूका भी नहीं हूं मैं, ये जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अब इसी पर उनको एक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है इसको देखना है। तो उनको जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? उनकी रचना पर चूका भी नहीं हूं मैं, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1977 में। देखिए यहाँ पे बताया गया है 1977 में चूका भी हूं मैं नहीं, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के तुलसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो दोनों चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार और तुलसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के जगह पर आप लोग को तुलसी पुरस्कार भी देखने को मिल सकता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न को। 6 जो प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। मतलब दोहरा अभिशाप जो है ये एक प्रकार की दलित आत्मकथा है। इसके राइटर का क्या नाम है? तो इसके राइटर का कौशल्या बैसेत्री। ये जो कौशल्या बैसेत्री है इनका दोहरा अभिशाप जो है ये इनकी रचना है, मतलब आत्मकथा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल से बताने का प्रयास किया है। दोहरा अभिशाप जो है एक प्रकार की आत्मकथा है। कौशल्या बैसंत्री के विगत जीवन की जो अभिव्यंजना है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनमें आत्म व्यक्ति की आकांक्षा जीवन में सार्थकता का बोध में जन्मी हुई है। एक सामान्य दलित कन्या के रूप में जन्म लेने वाली जो लेखिका है अपनी शिक्षा और संघर्ष के चलते दलित जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। मतलब दलित जाति के जो लोग होते हैं उनके बारे में जो कौशल्या बैसंत्री है वे चीज है, और दोहरा अभिशाप के बारे में मतलब ये चीज के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखिए। 7 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति कौन थी? यहाँ पे देखें तो मीराबाई की भक्ति कौन थी? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, माधुर्य भाव। क्योंकि मीराबाई आपको बताए हैं दोस्तों, मीराबाई भक्ति काल से रिलेटेड थी और कृष्ण के सबसे ज्यादा भक्त थी और कृष्ण के प्रति उनका बहुत ज्यादा समर्पण था। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, माधुर्य भाव। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसके हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये सुंदर सा प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये जो है दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों नाटक हैं। अब इसको बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देते हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के बारे में। अंधेर नगरी जो है ये हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सर्वप्रथम लोकप्रिय नाटक माना जाता है और इसे जो 6 अंकों में इस नाटक का विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करार व्यंग करते हुए अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया। मतलब इसमें कहने का मतलब दोस्तों है कि जो अंधेर नगरी नाटक है इसमें 6 अंकों का नाटक है और इसमें जो विवेकहीन है, निरंकुश शासन व्यवस्था है, इसमें जो है नाटकों में दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बात करें भारत दुर्दशा जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 ईस्वी में इस नाटक को लिखा गया है। तो आप लोग को क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न 9 है। 9 जो प्रश्न है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अंडे के छिलके पर मिला है। क्या चीज पर मिला है? तो अंडे के छिलके पर मिला है। ओके, थोड़ा सा हम लोग हट के बारे में थोड़ा सा मोहन राकेश जी के बारे में समझ लेते हैं। मोहन राकेश जो थे कालिदास के जीवन को केंद्र बनाकर आषाढ़ का एक दिन लिखे थे। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन जो है ये इनकी कृतियां है जो एक वर्ष 1958 में इसको प्रकाशित किया गया था। यही नहीं बात है कि मोहन राकेश का जो नाटक है 1959 में यह सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे सी विकल्प देखने पर सही हो रहा है। 10 जो प्रश्न की बात करें कि तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल
कहां से आएगा, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा आप लोग को अध्ययन करना होगा, क्योंकि 2021 का प्रश्न करा रहे हैं, तो 2021 में आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न जो है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखने का प्रयास कीजिए, जारी रखिएगा और लगातार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे मुन्नी जो हो जाएगा, इनके द्वारा जो है इस बातें का स्पष्ट किया गया है। कहाँ किस कहानी में इस बातों को स्पष्ट किया गया है? तो पुस की जो रात कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, उसी में जो मुन्नी है एक पात्र है, इसी के द्वारा जो है इसमें इस बातों को उल्लेख किया गया है। देखिए, हल्कू ने आकर अपनी बीबी से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी जो है बड़ी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहां से आएगा। तो देखिए, हल्कू जो है पुस की रात कहानी का मुख्य पात्र है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसी के बारे में आप लोग को बताना था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 प्रश्न जो हैं आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड मिले। अब देखिए सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को करते हैं। 11 जो दोस्तों प्रश्न है कि चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपए को कब से पूर्ण परिवर्तन किया गया है? तो बात करें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1994 में किया गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1994 में भारतीय रुपए को वस्तुओं और सेवाओं में संबंधित चालू खाता लेन देन में पूर्णतः उसमें परिवर्तन कर दिया था। कब? 1994 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न जो 12 का है, 12 जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह भारत का कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 13 देखिए दोस्तों प्रश्न, 13 प्रश्न है कि सूचकांक के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो सूचकांक के बारे में अगर हम लोग देखें एक मतलब ऑप्शन को, तो सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, ये बिल्कुल सही बात है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब सापेक्षिक परिवर्तन को मापता ही है तो निरपेक्ष परिवर्तन कहाँ से आ जाएगा? तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नहीं के ही बात किया है, कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि सापेक्ष निरपेक्ष परिवर्तन होता क्या है। तो सूचकांक सापेक्ष परिवर्तन क्या मापता है, ये इसके बारे में देखिए। सूचकांक चर या चर से संबंधित समूहों में हुए मूल्यों के सापेक्ष परिवर्तन की जो समय अवधि होती है, जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, उसके स्थानों के बीच मापता है। ठीक है। सूचकांक जो है किसी मात्रा के ऐसे परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने पर सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों 14 जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखने पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार सभी प्रकार के, जैसे कह सकते हैं जबरन हो गया, श्रम हो गया, बाल श्रम हो गया, लोगों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कुछ आर्टिकल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल कौन कौन सा है? तो देखिए इस अधिकार को 2 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है, वर्णित किया गया है। एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि मानव तस्करी विशेष रूप से भिखारियों, जबरन श्रम को अवैध और कानून के तहत दंडनीय अपराध है। किसमें? तो आर्टिकल 21 में। तो यहाँ पे देखने पर शोषण के विरुद्ध अधिकार ए विकल्प सही हो रहा है। आगे देखिए 15 जो प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा की है? बहुत अच्छा यह भी प्रश्न है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, अशोक मेहता समिति ने किया है। अब अशोक मेहता समिति के बारे में देख लीजिए। पंचायती राज अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था। इसे भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को पूछा गया है। कब नियुक्त किया गया था? 1977 में। आप लोग डेट को जरूर याद करिएगा। समिति की नियुक्ति जनता सरकार के द्वारा किया गया था। समिति को पंचायती राज संस्थाओं पर समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सी समिति को? तो अशोक मेहता समिति। आगे देखिए प्रश्न जो 16 है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है?
बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो हीगल के द्वारा इस बातें को कहा गया है, कथन जो है ये वक्तव्य है ये हीगल का है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, इनका जन्म 1770 में स्टटगार्ट में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं जिससे आप लोग को दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लोग उसको सही कर सकते हैं। ये जर्मन के रहने वाले थे, आदर्शवाद के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और पश्चिमी दर्शन के संस्थापक में से एक माने जाते थे। ओके, इनका जो प्रभाव जो था समकालीन दार्शनिक विषयों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था। ज्ञान मीमांसा, सत्ता मीमांसा, तत्व मीमांसा, इन्हीं मुद्दों को लेकर इन्होंने बहुत सारे इतिहास ग्रंथों का रचना किया, जैसे राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, काला दर्शन, धर्म का दर्शन, दर्शन के इतिहास तक इन्होंने बहुत सारी मुद्दों को लेकर ये चीज के बारे में स्पष्ट किया। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगर 17 प्रश्न की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 18 प्रश्न कर एक निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों को उत्पाद के रूप में देखता है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों को जो देखता है वह लॉस्की देखता है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया है लॉस्की ने स्वतंत्रता के अधिकारों को सकारात्मक रूप से देखा है, सकारात्मक रूप से देखा है, ठीक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। लॉस्की ने योग्यता के रूप में अनुरूप स्वतंत्रता के दोनों पक्ष पर बल दिया है, यहाँ पे सकारात्मक रूप से, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए 19 जो प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है कोयला खान, तो बात करें ए विकल्प सही होगा, सिंगरौली जो हो जाएगा। ये जो कोयला क्षेत्र है यहाँ पे ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। यह अधिकतर सोन नदी घाटी की जो है कोयले की खानों में मिलता है, सोन नदी घाटी में ज्यादा मात्रा में मिलता है। 20 प्रश्न है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है हमेशा यहाँ पे देखें तो सी विकल्प सही होगा, 2 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 वर्ष, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और प्राक्कलन समिति में अधिकतम 25 सदस्य ही हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य प्राक्कलन समिति में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं, तो अधिकतम कितने सदस्य, 25 सदस्य रह सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राक्कलन समिति से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है, कुछ बताया जाता है, जैसे मित व्ययिता, संगठनात्मक कुशलता, कार्यदक्षता और प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट दी जाती है। प्राक्कलन समिति यह सुझाव भी देती है कि विधानसभा में कोई भी जो कार्य चल रहा है वह किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके बारे में वह बताती है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न था ये। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का एक भाग नहीं है, तो गंगा बेसिन का भाग जो यहाँ पे देखे तो पंजाब जो शहर हो जाएगा, ये गंगा बेसिन का भाग नहीं है। अब यहाँ पे रहा कि वह कौन कौन से राज्य हैं, 11 राज्य हैं जो गंगा बेसिन के हैं, कौन कौन सा है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तराखंड जरूर याद करिएगा, उत्तर प्रदेश याद करिएगा, मध्य प्रदेश याद करिएगा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, ये 11 जो राज्य हैं गंगा नदी बेसिन के भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब नहीं है, सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगर 22 प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है, यह भी अच्छा सा प्रश्न है। ए विकल्प सही होगा, हिलर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, हिवलर के द्वारा। तो देखिए भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेंगिंस ने परिभाषित किया है, ठीक है। इसको परिभाषित करने का प्रयास जो है केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में आइवर जेंगिस ने परिभाषित किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि आइवर जेंगिस ने भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान कहा है और केसी हिलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। क्या कहा है, अर्ध संघीय किया है। लेकिन भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित जो होगा किसके द्वारा, तो आइलर जेनिस के द्वारा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, न कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 23 जो प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट जो 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत राज्यों में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। यहाँ पे देखने पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। कौन सा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, पंजाब जो है ये सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2021 के अनुसार जो यहाँ पे बताया गया है, वन आवरण वाला 5 राज्य है, मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। और न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये सबसे ज्यादा वाले हैं, ये सबसे कम वाले हैं। यहाँ पे 24 प्रश्न है कि सरल रेखीय प्रति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक होता है, वह जो तो प्रति के लोच का मान क्या होना चाहिए। अच्छा सा प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही होगा, 1 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी उस चीज के बारे में जिक्र कर दिया गया है कि मांग की लोच की प्रति जो है लोच भी मूल्य परिवर्तन के कारण प्रति में हुए परिवर्तन दर की मापता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 25 प्रश्न है कि बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीडीपी जो होता है, जीएसडीपी, इसके प्रतिशत के रूप में राज्य कोषीय घाटा क्या है। तो राज्य कोषीय घाटा यहाँ पे देखें तो नन है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं हो रहा है। 26 प्रश्नों की बात करें, 26 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो यूरोप में सामंतवाद के मुख्य कारण का जो है था इसका व्यापार का विस्तार और शहरी केंद्रों का विकास, ये विकल्प सही हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके सामंतवाद का पतन का कारण क्या था, तो ये पूछा गया है, लेकिन इसमें से कोई अलग भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये अभी जस्ट आप लोग को बता दिए, सामंतो आपसी संघर्ष, राष्ट्रीयता की भावना, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। नए हथियार, गोला बारूद और बंदूकों का प्रचलन, धर्मयुद्ध, छापखाने का आविष्कार, रोमन सम्राटों का प्रयास और कृषकों में विद्रोह, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार का आंदोलन, ये भी देखने को मिल सकता है। आगे देखिए 27 जो प्रश्न है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 28 जो प्रश्न है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले थे। तो रोमन व्यापारियों के जो अवशेष थे वह अरिकमेडू से मिले थे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 29 जो प्रश्न है दोस्तों कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब आंकड़े जो है लाल रंग की मछलियों को उपलब्ध करवाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 30 जो प्रश्न है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी जो अंतर्गत है वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे 2021 के प्रश्नों को किए, बिहार पुलिस से रिलेटेड। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग दोपहर में ऐसे ही धांसू प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा।